आप सभी को नमस्कार। मैं वैद्य आशुतोष आज जो आपके सामने बात करने के लिए आया हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे अग्नि और पित्त को लेकर। अग्नि हमारे मानव शरीर में एक वो मुख्य चीज़ है जिसके द्वारा हम प्रत्येक रूप में अपने भोजन का पाचन करते हैं, धातुओं का पोषण करते हैं और अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हैं। इस अग्नि का पित्त से क्या कोरिलेशन है, आइए कुछ बातें हम इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो अग्नि है, ये जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, इसके बारे में हमारा आयुर्वेद क्या कहता है और हम किस दोष के साथ में इसका कोरिलेशन करते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स और क्या क्या चीज़ें हमें इसको देखने के लिए मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी अग्नि है उसमें जो जठराग्नि हमारी होती है, जो हमारे आमाशय में रहती है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। ये जठराग्नि इस तरीके से मानेंगे कि ये रेल का इंजन है। ये रेल का इंजन जब गति करेगा, आगे बढ़ेगा, तो जब ये आगे चलना स्टार्ट करेगा तो उसके पीछे जो बोगी लगी होगी वो भी इसी के साथ मूवमेंट करेगी और फिर जो इस बोगी के पीछे बोगी लगी होगी वो भी इसी के साथ मूवमेंट करेगी। अब जो यहाँ पर इस समय रेल का इंजन है, इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, जठराग्नि है। कहना है कि बॉडी की जो मेन पार्ट है वो आपका ये है। अगर रेल का इंजन ही ना हो तो फिर क्या ये बोगी मूवमेंट कर पाएगी? तो ये बोगीज मूवमेंट नहीं कर पाएंगी उस कंडीशन में जब ये रेल का इंजन नहीं होगा। बट अगर ये रेल का इंजन प्रॉपर काम करने वाला है तो फिर ये क्या करेगी, ये बोगीज अपने आप में मूवमेंट करेगी। पर आपको भी पता है हर एक इंजन की एक लिमिट सीमा होती है, हर एक ट्रैक की एक सीमा होती है कि इसको इस लिमिट पे, इस स्पीड पे चलना है। अगर ये इंजन की सीमा है, मान लीजिए इनने बोला कि आपको जो आपकी लिमिट है वो है 100 किलोमीटर पर आवर की, पर इंजन की जो गति है ड्राइवर साहब ने कर दी 120 किलोमीटर पर आवर की, तो क्या खतरा है एक्सीडेंट होने का? जी हाँ, बिल्कुल खतरा है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसी से हम क्या समझते हैं, अगर ये जठराग्नि भी हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जितना बताया गया उससे ज़्यादा अगर मात्रा में हो गई तो फिर ये क्या करने लगती है, तो फिर ये अपनी धातुओं का क्या करती है, भक्षण करना स्टार्ट कर देती है। भक्षण कहने का मतलब है अपनी धातुओं को खुद ही खाना स्टार्ट कर देती है नरिशमेंट पाने के लिए। तो उससे क्या होता है, धातु क्षय होता है हमारी बॉडी में, और धातु क्षय होने की वजह से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें कि व्याधि क्षमत्व कम होने के कारण विभिन्न रोगों से हम ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसलिए इंजन का यानी जठराग्नि का अति महत्व है हमारे शरीर में। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें बिल्कुल बैलेंस करके रखना पड़ता है। इसको हमें बिल्कुल बैलेंस करके रखना है। बैलेंस नहीं रखोगे तो इससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसलिए इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस रखोगे तो ये क्या करेगी, आपकी धातुओं को पोषण करेगी और अपनी भूताग्नि को भी पोषण करेगी। अब इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, जैसे हमने रेलगाड़ी का एग्जांपल देकर आपको समझाया है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जो भोजन है वो सबसे पहले हमारे कहाँ पर आता है, हमारे कोष्ठ के अंतर्गत आता है। और कोष्ठ के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर अग्नि विद्यमान है, इसी अग्नि को हमारी कहा जाता है जठराग्नि। ये हमारी मुख्य अग्नि होती है। तो इस जठराग्नि से जैसे हमारा पाचन स्टार्ट होता है प्रथम स्तर पर, तो ये भोजन का पाचन करते हुए उनको धातु स्तर पर क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। और जैसे ये धातु स्तर पर विभाजित होकर आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है हमारे शरीर के अंतर्गत सप्त धातु होती है, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र होते हैं। तो ये क्या करती है, प्रत्येक धातु को यानी कि अपनी प्रत्येक धातु को अलग अलग अग्नि प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो अपनी धातुओं का भक्षण करने में, आपके भोजन करने में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपका खाना आपको परोस के दिया जाएगा पर खाना आपको खुद ही पड़ेगा, तो सेम वही काम करती है आपकी जठराग्नि। ये एक तरीके की माँ है, तो माँ अपने बच्चे को खाना क्या कर रही है, परोस के दे रही है। जब तक वो बच्चा बड़ा हो चुका है, तो बड़ा होने के बाद में वो माँ जो हाथ से खिलाती थी पहले, अब वो बच्चे को परोस के देगी तो बच्चा कैपेबल है अपना आप खुद खा लेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सब अग्नियाँ जो धातुएं हैं, अब ये क्या है, खुद कैपेबल है कि अपने आप का पोषण ये खुद कर सकती है, क्योंकि इनके पास में खुद की भी धातु अग्नि है। तो ये अपना पोषण करती हैं अपनी धातु अग्नि के द्वारा और अपनी अपनी धातुओं का वर्धन करती हैं। उसके बाद जैसे ये अपना धातुओं का पोषण करती हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्योंकि पंच महाभूत से भी मिलकर बनी है, तो जो हमारे पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अपना आकाश, उसकी कंडीशन में ये पांचों के पांचों जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, पंच महाभूत हैं, इनका पोषण होता है।
क्योंकि इन्हीं के आधार पर प्रत्येक चीज़ों का संगठन होता है, और प्रत्येक चीज़ों का संगठन होने के कारण ही हमारी पूरी बॉडी में जहाँ पर जौन से महाभूत की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की जाती है। इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि हमारी जो संधियाँ होती हैं, जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमें सबको पता है कि हमारे जॉइंट्स में मुख्यतः किसका स्थान होता है, तो हमारे जॉइंट्स में मुख्यतः जो है कफ का स्थान होता है। कफ में भी मेनली हमारे श्लेष्मक कफ का स्थान होता है। अब जो श्लेष्मक कफ है वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कौन से महाभूत की प्रेजेंस को दिखाता है, वो दिखाता है जल महाभूत की प्रेजेंस को, क्योंकि कफ है, कफ हमेशा जल महाभूत की प्रेजेंस को डिनोट करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जल महाभूत जो है उसकी पूर्ति की जाती है। तो इस धातु पोषण क्रम में जहाँ पर भी जल महाभूत होगा वो अपनी क्या करेगा, पुष्टि करते हुए अपना वहाँ पर उनको पोषण प्रोवाइड करेगा और पोषण को देगा प्रत्येक नी जॉइंट्स को, या जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं जिनको जिस महाभूत की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसका पोषण पहुँचा देगा। तो ये बेसिक एक फंडामेंटल है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब कुछ डिपेंडेंट है हमारी किस पर, हमारी जठराग्नि पर। अगर ये सही से काम नहीं करेगी तो आगे धातुवाग्नि और भूताग्नि बिल्कुल काम नहीं करेंगी। तो ये इंजन का जो मॉडल मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर सत्यापित होता है। तो आप जठराग्नि को इस टाइम पर इंजन मानिए और धातुवाग्नि धातु स्तर को और अपने पंचमहाभूत स्तर को इस टाइम भोगीज मानिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ही समझा। आगे बढ़ेंगे और आगे भी कुछ चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई और किस किस तरीके से हमारे यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, किस तरीके से समझाया गया है। तो कुछ और बातें भी हम इसमें जानेंगे कि हमारे अगर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से हम अग्नि का एनालिसिस करेंगे, तो उस केस में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, सबसे मोस्ट कॉमन जो एक केस आता है वो है ये है एक गर्म पानी पीने का केस। इसमें आप ऐसा मानिए कि जो फीमेल है शी इज़ ड्रिंकिंग द वाटर जो कि कैसा है, गर्म है, ठीक है। तो गर्म पानी को पी रही हैं। तो उस कंडीशन में कई बार होता है कि लोग कहते हैं हम तो रोज़ गर्म पानी पीते हैं पर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमें पोटी सही से नहीं आती है, हमारा पेट सही नहीं रहता। तो ऐसा क्यों, जबकि गर्म पानी तो जो है आपको नाम में आ रहा है गर्म, यानी कि उष्ण गुण है। तो उष्ण गुण तो पित्त का होता ही है। तो पित्त के उष्ण गुण को तो बढ़ाने वाला होना चाहिए था, पित्त को अग्नि को तो बढ़ाने वाला होना चाहिए था। तो वहाँ पर तो भक्षण अच्छे से होना चाहिए था। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो पानी गर्म पी रहे हैं इससे और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की संभावनाएं हो रही है। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। ये हमारे आचार्य वाग्भट जी ने कुछ गुण बताए हैं जो कि हमारे किसके हैं, पित्त के हैं, जिसमें बोला है पित्तम। पित्तम यानी कि पित्त जो है हमारा कैसा होता है, तो उसके बारे में बात चल रही है। तो बोला पित्तम सह स्नेह, पित्तम पित्त कैसा होता है, स्नेह से युक्त होता है, तीक्ष्ण उष्ण। तो यानी कि जो अगर गुण आप ऐसी कोई चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जो स्वभाव में स्नेह से भी युक्त है, तीक्ष्ण भी है और उष्ण भी है, तो ऐसी कंडीशन में किसको बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाएगा। साथ में लघु विश्रम सरम द्रवम, ठीक है, विश्र गुण युक्त है, लघु है, ठीक है, और उसके साथ में सर यानी कि जल, हल्का सा उसमें जल गुण भी है, और द्रवम यानी कि लिक्विडिटी भी वहाँ पर आपको प्रधान देखने के लिए मिलेगी। अब ये बेसिकली मैंने आपको गुण बताए। अब इन गुण में एक मुख्य गुण आ रहा है जो सबसे लास्ट में आया है, द्रवम, ठीक है। अब इस द्रवम को ध्यान रखिएगा। तो अभी आपने जो गर्म पानी देखा वो गर्म पानी में यही वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। तो जो गर्म पानी पी रहे हैं हम लोग, वो हमने क्या लिया है, गर्म पानी, आपको पता है। तो गर्म के साथ में आपने क्या बोल रहे हो, पानी बोल रहे हो। तो जो ये अंदर पानी है इसमें ये कौन सा है, ये कौन से गुण को प्रधान दिखा रहा है, ये दिखा रहा है द्रव गुण को प्रधान। तो ये हमारा द्रव गुण प्रधान हो गया। अब इस द्रव गुण प्रधान के आधार पर अगर आप पानी का सेवन करते हैं तो सिंपल सी बात है, इस कॉन्सेप्ट को आपको अगर आप करेंगे इसमें कि आपको भाई गर्म पानी पीना है और वो ज़्यादा मात्रा में आपने पीना है, या आपको वेट कम करना है, या आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं आज के सामान्य तौर पे कि भाई ये गर्म पानी पियोगे तो इससे ये हो जाता है। तो देखते हैं फिर ऐसा क्या हो जाता है भाई कि ये आपका हो नहीं पाता। बस आप ये द्रव गुण याद रखिएगा। अगर आपने द्रवम गुण याद रखा तो मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूंगा। देखिएगा इसमें होता क्या है, जब आदमी ऐसी कंडीशंस में हो जाता है तो इसमें आप इसको यहाँ से समझिए कि जैसे हमारे हवन की जो अग्नि है वो क्या होती है, वो जलती रहती है जब तक उस पर जो घी की मात्रा है वो थोड़ी कम मात्रा में हम घी वहाँ पर डालते रहते हैं। तो जब तक घी जो है वो कम मात्रा में डलता रहा तो अग्नि क्या करती रहती है, धधकती रहती है, ऊपर की तरफ जाती रहती है। बट इसी कंडीशन में अगर ये पूरा का पूरा घी का जो पात्र रखा है जिसमें लगभग आधा लीटर के आसपास घी जो रखा है, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर डाल दूँ तो शायद ये अग्नि इसी की तरह क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इसी की तरह बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो हम पहले यहाँ पर
द्रव गुण डाल रहे थे स्नेह के रूप में, वो कितनी मात्रा में डाल रहे थे? लघु मात्रा में डाल रहे थे, जो कि हमारे गुणों में आया था। बट अगर इसी लघु मात्रा को आप गुरु कर देंगे, जैसे यहाँ पे जल है तो इसको थोड़ी देर के लिए समझिए कि घी डाल रहे हो आप, और ये लगातार आपने एक साथ ही क्या कर दिया, इस अग्नि के ऊपर डाल दिया, तो ये अग्नि पूरी कंप्लीटली क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, जिसकी वजह से आज के सामान्य परिवेश में लोगों को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इसलिए आचार्यों ने अपने गुणों में कहा है कि लघु विश्रम श्रम द्रवम, कि आप प्रयोग तो कीजिए पर लघु मात्रा में यूज कीजिएगा, जिससे कि वो चीज़ बुझे ना। तो ये तो एक तरीके से अग्नि के ऊपर भरपेट मात्रा में या भर मात्रा में, वो अधिक मात्रा में जल को डाल देना है एक तरीके से, तो उस कंडीशन में तो अग्नि का बुझना स्वाभाविक है। तो इसीलिए इस केसेस में ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशंस या विबंध देखने के लिए मिल जाते हैं। इसलिए आपको जब भी उष्ण जल का पान करना है, अपने पेशेंट को एडवाइस करना है, तो आपको उसको यही बोलना है कि आपको घूट घूट करके ये पीना है, और तभी आप इससे बच पाएंगे। धन्यवाद।